इंट्रोडक्शन टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल, वही चल रहा था आपका। तो सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल्स में अब हम क्या देखेंगे कि द मोड ऑफ सॉलिडिफिकेशन अफेक्ट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द कास्टिंग। मतलब अगर जो सॉलिडिफिकेशन जो होगा मेटल का, जो भी लिक्विड मेटल का सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस होगा, उसका जो भी प्रोसेस होगा या जो भी मोड होगा, उसकी वजह से क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगी। जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उसमें इफेक्ट करेगा कि किस तरह से मोड में, किस मोड में वो सॉलिडिफाई होता है लिक्विड आपका। दूसरी बात, because the casting acquires a small metallographical structure which determined during the solidification। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि जब भी कोई भी लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है या ठंडा होकर के सॉलिड बनता है, तब क्या होता है, उसमें एक स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे, है ना, या ये हो सकता है कि इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर डेवलप हो। तो ये जो स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं किससे, इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, मेटलोग्राफिक कहा जाता है। मेटलोग्राफिक स्ट्रक्चर या मेटलोग्राफी भी कहा जाता है, जिसकी वजह से हम उसको स्टडी करते हैं। ओके, द मेटलोग्राफिक स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ग्रेन साइज। इसमें ग्रेन साइज होगा, ये भी जो भी ग्रेन बन रहा है इसको कहेंगे ग्रेन। ग्रेन मतलब छोटा सा दाना जो बनता है, सबसे पहला दाना, उसको कहते हैं ग्रेन। उसका कुछ साइज होगा, शेप होगा, कुछ स्पेसिफिक शेप होगा। जैसे मान लीजिए ट्राइंगल हो सकता है, या हो सकता है स्क्वायर हो, या हो सकता है हेक्सागोन है, जो भी कुछ भी डिपेंड करता है किस तरह का शेप होगा। उसके बाद ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब कि किस किस डायरेक्शन में ये इंक्लाइंड है। मान लीजिए हो सकता है ट्राइंगल ऐसे ऐसे बन रहे हो, है ना, या ये हो सकता है कि ट्राइंगल कुछ इस तरह से बन रहे हो। तो डिपेंड करता है कि क्या ओरिएंटेशन है, मतलब क्या किस जगह पे कैसे वो सेट है। ठीक है, अंडरलाइन क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड देयर इम्परफेक्शंस। अंडरलाइन क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब कि जो भी आपको एक क्रिस्टल बनता है, इस पूरे को क्या कहेंगे हम, क्रिस्टल कहेंगे। ये जो एक सिंगल दिख रहा है ये आपको ग्रेन है, और दूसरा जो पूरा कंप्लीट बन के आता है ये क्या है, क्रिस्टल बन के आता है, इसको कहते हैं क्रिस्टल। तो अंडरलाइन क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो भी बनेगा इसको कहेंगे। और उसके बाद इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन का मतलब होता है कि जो भी डिफेक्ट्स जनरेट होंगे, कई बार जब सॉलिडिफिकेशन होता है लिक्विड मेटल का, तो उसमें इम्परफेक्शंस अंदर आ जाते हैं। वो भी हम आगे चल करके पढ़ेंगे कितने तरह के इम्परफेक्शंस आते हैं, और उन इम्परफेक्शन की वजह से क्या प्रॉब्लम आ। जैसे अभी अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमारा जो मटेरियल है, जब सही तरह से साउंड कास्टिंग नहीं जनरेट होता, तो उसमें इस तरह के गड्ढे गड्ढे डेवलप हो जाते हैं, या फिर हो सकता है कि क्रैक्स डेवलप हो जाए। क्या डेवलप हो जाए, क्रैक्स डेवलप हो जाए। तो ये सारे जो कहलाते हैं, ये सारे क्या होते हैं, इम्परफेक्शन आते हैं एक प्रकार से। और कुछ जो इम्परफेक्शन होते हैं वो ग्रेन के अंदर भी होते हैं। मतलब यहाँ पे जो ग्रेन है उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कुछ इम्परफेक्शन डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए फिगर्स आपको दिख रहा होगा, 1 नंबर का डायग्राम देखिए आप, ये 1 नंबर डायग्राम दिख रहा है। इसमें आपको कुछ दिख रहा है स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बनकर के आते हैं। ये जो पूरी इमेजेस दिख रही है, ये माइक्रोस्कोप से ली गई हुई। दूसरे नंबर की आप इमेज देख रहे हो, ये दूसरे नंबर की इमेज है। इसमें भी आपको देखिए कुछ अलग तरह के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। तो ये सारे जब हम किसी मेटल को या किसी एलॉय को, जब हम 2 नंबर और ये 3 नंबर, सॉरी 3 एंड दिस इज 4, ये चार आप जो फिगर देख रहे हो, ये 4 फिगर से आपको समझ में आ रहा हो कि अलग अलग तरह के क्या होंगे, आपके स्ट्रक्चर डेवलप होके आते हैं जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। हालांकि आपको बाहर से आप किसी मेटल को देखोगे, एलॉय को देखोगे, तो आपको एक जैसे ही दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा बस एक उसमें शाइन में फर्क होता है कि स्टील जो होता है थोड़ा सा शाइनी होता है, आयरन जो होता है थोड़ा सा रफ दिखता है। लेकिन जनरली जब हम उसको अंदर माइक्रोस्कोप से देखेंगे जूम करके, तो आपको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स उसमें दिखाई देते हैं। ये जो दिख रहे हैं कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसको स्टडी को क्या कहा जाता है, मेटलोग्राफिक स्ट्रक्चर या मेटलोग्राफिक कहा जाता है, जिससे हम उसको स्टडी करते हैं। Besides structure, the soundness of the casting also depend upon the solidification mechanism। जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि solidification की जो mechanism होगी, किस तरह से solidify हो रहा है, उसकी एक proper process होती है, उस पर depend करता है कि क्या sound होगा। sound मतलब soundness का मतलब वही कितना strong बनेगा, कितना मजबूत बनेगा। अगर उसमें अंदर होल रह गए या air bubbles रह गए, तो वो जो casting है वो sound नहीं कहलाएगी, soundness नहीं कहलाएगी। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ।
अब आता है कंसेप्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल्स। दूसरा आता है कंसेप्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल्स। अब इसमें क्या होता है कंसेप्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन में? सबसे पहले समझने वाली बात है कि कैसे सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, किस किस डायरेक्शन में मूव करती है, हम इसमें ये सारी चीज समझेंगे। तो मान लीजिए जैसे भी कोई आपका ये मोल्ड है, ये आपको दिख रहा है, इस तरह का एक मोल्ड होता है। मोल्ड मतलब सैंड की आपका जो हम एक हॉलो स्पेस बनाते हैं, इसको कहते हैं मोल्ड। ये जो मोल्ड होता है इसमें हम क्या करते हैं, आपके पास कोई कंटेनर होगा, उसको कहते हैं क्रूसिबल, ये आपको पता होगा, है ना, ये आपको पढ़ाया गया होगा वर्कशॉप में। इसको कहते हैं क्रूसिबल। यहाँ से हम क्या करते हैं, मोल्टन मेटल को पोर करते हैं। ये जो होता है मोल्टन मेटल या पिघला हुआ लोहा जो होता है, ये इसमें हम पोर करते हैं। अब ये जो जैसे ही पोर किया जाता है वहां से इसकी सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जब मेटल ठंडा हो गया या पूरी कंप्लीटली ठंडा सॉलिड हो जाता, तब हमको ऐसा ऐसा महसूस होता है कि हाँ तब सॉलिडिफाई हुआ। लेकिन जैसे ये मोल्टन मेटल को गिराते हैं इसमें, और जैसे ही ये इसके सरफेस को टच करता है, मोल्ड के सरफेस को, ये सैंड होती है, सैंड के सरफेस को जैसे टच करता है, तो इस प्रोसेस के स्टार्ट होते ही से यहाँ पे आपका सरफेस में टच होते ही सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अभी आप एक आगे डायग्राम देखेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा। इसमें लिखा हुआ है मोल्टन मेटल, अ मेटल इन मोल्टन कंडीशन पोजेसेस हाई एनर्जी। इसका मतलब ये है कि जितनी भी कोई लिक्विड मेटल होगा तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, हाई एनर्जी वो स्टोर करके रखता है। एज द मेल्ट कूल्स इट लूजेस एनर्जी फ्रॉम द क्रिस्टल। इसका मतलब ये है कि जो लिक्विड मेटल है वो ठंडा होते ही से जैसे आप उसमें डालोगे तो ये हीट जो है यहाँ से आपके सरफेस में से, मोल्ड में से हीट जो है वो रिलीज होती है। ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज को ठंडा करना है तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स अच्छा अभी आप पढ़ोगे। हालांकि बीएमई में आपको थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया होगा कि जब भी किसी चीज को हमको ठंडा करना होता है तो उस सरफेस में से या उस ऑब्जेक्ट में से हीट को हमको रिलीज कराना होता है, सरफेस से बाहर मूव करना होता है। सिंस द हीट लॉस इज मोर रैपिड नियर मोल्ड। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि आपने एक चीज और कभी प्रैक्टिकल देखा होगा कि अगर आपने कभी घर में किया होगा, बचपन में हम करते थे, कटोरी में मोमबत्ती को पिघलाते थे, जो टुकड़े होते थे उनको पिघलाते थे और उनको गर्म करके रख देते थे। मैंने किया कई बार, अगर आपने किया होगा तो उससे होता यह है कि आपको समझ में आता है कि जो कटोरी का किनारा होता है उसमें बहुत जल्दी जो आपकी मुंह में पिघल के सॉलिड हो जाती है, लेकिन सेंटर में जो रहती है वो लिक्विड रहती है। तो यहाँ पे भी यही चीज होगी, जो आपका मोल्ड रहेगा, मान लीजिए इस तरह का सर्कुलर कोई मोल्ड है, तो ये जो सरफेस के चारों तरफ क्या होगा, जल्दी जल्दी मेटल जो सॉलिडिफाई होना चालू होगा। मतलब उधर से स्टार्ट होगा, मान लीजिए ये आपका सर्कुलर कोई मोल्ड है, तो यहाँ से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगी और वो सेंटर की तरफ मूव करेगी धीरे धीरे, है ना। आगे मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। इस तरह से ये जो सिलेंड्रिकल मान लीजिए मोल्ड है, तो इसमें ये कॉर्नर से स्टार्ट होकर के सेंटर की तरफ मूव करेगा। अब उसके बाद देखिए, सिंस द हीट लॉस इज मोर रैपिड नियर मोल्ड एंड द वॉल मोल्ड वॉल देन द अदर प्लेस। इसका मतलब यही है कि किनारे तरफ आपकी हीट जल्दी से रिमूव होगी और जल्दी से लिक्विड सॉलिडिफाई होगा वहां पे। उसके बाद द फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक मेटल क्रिस्टलाइज इज कॉल्ड न्यूक्लियाई। जो सबसे पहला यहाँ पे आप देखेंगे सरफेस में सबसे पहला जो आपका मेटल सॉलिड होगा, या इस सरफेस में भी सबसे पहले सॉलिड होगा, उसको क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियाई बोलेंगे। न्यूक्लियाई उसको कहा जाता है न्यूक्लियाई, कि जहां पे न्यूक्लियाई का मतलब होता है सेंटर पॉइंट, जहां से वो क्रिस्टल बनना चालू होता है, ठीक है। उसके बाद इन द स्टार्टिंग मेल्ट एक्सपीरियंस डिफिकल्टी टू क्रिस्टलाइज इफ नो न्यूक्लियाई इन द फॉर्म of impurities are present to start the crystallization। अब इसका मतलब ये है कि अगर मटेरियल जब लिक्विड होता है तो पहले बार उसको सॉलिड होने में समय लगता है और वो टाइम लेता है पहला न्यूक्लियाई बनने में। ये जो पहला न्यूक्लियाई दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियाई बनने में बहुत समय लगता है, लेकिन उसके बाद जैसे न्यूक्लियाई बनता है तो उसके सपोर्ट में आगे वाले सारे न्यूक्लियाई ऑटोमेटिकली बनना चालू हो जाते हैं, जल्दी जल्दी बनने लगते हैं, और प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे करके उसमें स्पीड आने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, however under such conditions melt undercools and thus nuclei और seed crystal forms। इसका मतलब ये अंडरकूल का मतलब ये भी अपन आगे समझेंगे। अंडरकूल का मतलब होता है एक टेम्परेचर से नीचे चले जाना, उसको कहा जाता है अंडरकूल होना। न्यूक्लियाई formed as above tends to grow at the second stage of solidification। इसका मतलब ये सेकंड स्टेज ऑफ सॉलिडिफिकेशन में चला जाता है। सेकंड स्टेज ऑफ सॉलिडिफिकेशन अभी आपको समझ में आएगा कि पहले क्या होगा, लिक्विड मेटल क्या होगा, ठंडा होगा, फिर उसके बाद एक समय होगा, एक फेस वो आएगा, तीन तरह के फेस में डिवाइडेड रहेगा। पहला कैसा रहेगा, ये कंप्लीट लिक्विड रहेगा,
ठीक है। लिक्विड रहेगा, यहाँ से हीट रिमूव होती जाएगी। ठीक है, 3 फेज में डिवाइडेड है। पहला फेज कौन सा है, लिक्विड रहेगा, तो लिक्विड से क्या होगा, ये हीट हीट रिमूव होगी। उसके बाद दूसरा फेज आएगा, इसमें क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा और प्लस सॉलिड भी रहेगा इसके साथ साथ। तो लिक्विड और सॉलिड रहने के साथ साथ उसमें क्या होगा, वहां पे भी हीट रिमूव होगी, लेकिन क्या होगा, आधा पार्ट सॉलिड बन चुका होगा, आधा पार्ट लिक्विड रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे करके जो सॉलिड की क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी और लिक्विड की क्वांटिटी कम होती जाएगी। तीसरा फेज आएगा कि आपका जो मेटल है या जो कास्टिंग है वो कंप्लीटली सॉलिड हो जाएगी या सॉलिडिफाई हो जाएगी। उसके बाद लेकिन उसके दौरान भी वो हीट रिलीज करता रहेगा जब तक वो क्या होगा, रूम टेम्परेचर पर ना पहुंच जाए। कौन से टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। इसका मतलब ये है कि आपने देखा कि 3 फेज में जो भी आपका सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस है वो तीन स्टेज में होगी, 1, 2 और 3। अब इस 3 स्टेज को हम एक आगे एक फिगर है उससे आपको और अच्छे से समझ में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है क्रिस्टल ग्रोथ प्रोसीड्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द क्रिस्टल मेटल इंटरफेस। का मतलब यही है कि यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे जो क्रिस्टल और मेटल का इंटरफेस है, यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से सॉलिडिफाई हो गया है ना, तो ये जो सॉलिडिफाई हो गया तो यहाँ पे लिक्विड है और ये सॉलिड बन चुका है, तो इसके बीच में से सबसे ज्यादा हीट रिलीज होगी और यहाँ पे आगे का क्रिस्टल इस तरह से डेवलप होकर के बनता जाएगा, है ना। ओके, द क्रिस्टल ग्रोथ ऑकर्स इन अ डेंड्रिटिक मैनर। डेंड्रिटिक मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे, ऐसे मान लीजिए, फिर उसके बाद ये इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनेगा, फिर इसमें जुड़ करके ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। तो ये जो इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं इसको कहा जाता है डेंड्रिटिक स्ट्रक्चर। ये जो होता है, मान लीजिए इस तरह के स्ट्रक्चर बनते जाएंगे ये ऐसे, तो इसको कहा जाता है डेंड्रिटिक। ये जो है ये कहलाता है डेंड्रिटिक, डेंड्रिटिक। ओके, अपन नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा कि दो चीजें, 3 डायग्राम दिख रहे हैं आपको, 3 फिगर दिख रहे हैं। तो ये स्टेज 1 है, ठीक है, ये स्टेज 2 है, ये दिख रहा है आपको, ये स्टेज नंबर 2 है और ये स्टेज नंबर 3 है। हालांकि जो मैंने अभी पहले बताया आपको वो 3 स्टेज अलग थी और ये 3 स्टेज अलग है। ये 3 प्रोसेस है, समझ लीजिए 3 स्टेप्स है। वो आपकी जो 3 स्टेज थी और ये 3 जो है आपकी ये प्रोसेस है, या आप स्टेप्स कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो इस स्टेप्स में होगा क्या, देखिए सबसे पहले इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे आप दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये जो है आपका सॉलिड कंडीशन में क्या है, सॉरी ये है मोल्ड, ये है मोल्ड। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये जो भरा हुआ है ये है लिक्विड मेटल। ठीक है, अब होगा क्या, पहली कंडीशन में जैसे ही हम लिक्विड मेटल को पोर करेंगे तो सॉलिडिफिकेशन कहाँ स्टार्ट होगा, ये जो आपको लाइन दिख रही है इन दोनों के बीच में जो एक लाइन बनेगी, यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा और यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगा, बनके क्या आएगा, न्यूक्लियाई बनेगा। पहला न्यूक्लियाई जो यहाँ पे बनेगा स्टार्ट होगा इस सरफेस पे। लेकिन ये जो न्यूक्लियाई बनेगा इसको बनने में कुछ समय लगता है और एज कंपेयर टू आगे जी सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस होती है उससे धीरे धीरे बहुत स्लोली यहाँ पे ये न्यूक्लियाई डेवलप होते हैं। ये जो न्यूक्लियाई डेवलप होते हैं ये बहुत स्लोली डेवलप होते हैं। अच्छा, आप देखिए नेक्स्ट सेकंड फिगर में आप देख रहे होंगे सेकंड वाले डायग्राम में कि स्मॉल क्रिस्टल ऑफ रैंडम ओरिएंटेशन। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे दिख रहे हैं, यहाँ पे ये क्रिस्टल्स डेवलप हो गए हैं और इनको बनने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है एज कंपेयर टू आगे वाले जितने भी आपके न्यूक्लियाई बनते हैं या आप कह सकते हो क्रिस्टल्स बनते हैं। तो ये वाले जो क्रिस्टल बनते हैं ये सेकंड स्टेज में बनना चालू हो जाते हैं और इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है एज कंपेयर टू आगे वाले क्रिस्टल जो बनते हैं। अब ये बनने के बाद क्या होगा, इसके बाद क्रिस्टल जो है आगे इस तरह से बढ़ते जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे बढ़ेंगे। ये जो दिख रहा है आपको, देखिए चलिए, इसके बाद देखिए ये नंबर 2 स्टेप हो गया। अब स्टेप नंबर 3 में देखिए यहाँ पे आप दिख रहे हैं आपको जो
ये जो क्रिस्टल बने हुए थे, अब नेक्स्ट टाइम में आप देखिए जो आगे जो क्रिस्टल बन रहे हैं वो किस तरह के बन रहे हैं, कॉलम जैसे बन रहे हैं। कॉलम मतलब इन द सेंस इनकी लेंथ बढ़ती जा रही है। तो देखिए आप यहाँ पे जो आपको जो न्यूक्लियाई थे वो कैसे थे, वो एक प्रकार से सर्कुलर या कह सकते हो ये एक इक्वल शेप के थे, चारों तरफ से इक्वल शेप था। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये क्रिस्टलाइजेशन आगे मूव करता है, तो आप देखिए जो आपके जो सॉलिडिफिकेशन के न्यूक्लियाई बन रहे हैं ये धीरे धीरे करके इनकी लेंथ बढ़ती जा रही है। यहाँ देखिए ये थोड़े से जब बड़े हैं और ये थोड़े से बड़े हैं, तो इस तरह से आपका जो न्यूक्लियाई की जो लेंथ है वो कैसे बनते जाएंगे, कॉलम की तरह बढ़ते जाएंगे। ठीक है, प्रेफर्ड ग्रोथ और डायरेक्शन, तो आप देख रहे हैं इस तरह से ये डायरेक्शन इस कैसा मूव करेगा। ये तो हमने बनाया एक साइड स्ट्रक्चर है। मान लीजिए कुछ इस तरह का आपका कुछ ऐसा है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मोल्ड है ना, तो जो अभी आपको डायग्राम दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, सिर्फ एक तरफ का दिख रहा है, इस तरफ का ये वाला हिस्सा दिख रहा है। ये जो दिख रहा है ये सैंड का मोल्ड है, सिर्फ आपको इसी तरह का दिख रहा है। तो मान लीजिए अगर ये पूरी मोल्ड है तो आपका क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन जो लिक्विड बनेंगे या मैं जो न्यूक्लियाई बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, और फिर न्यूक्लियाई बनने के बाद, पहले न्यूक्लियाई बनने उसके बाद ये न्यूक्लियाई की जो लेंथ है वो इस तरह से धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ दी ऐसे। ठीक है, और ये आपस में मिक्सअप होते जाएंगे और एक के ऊपर एक के ऊपर एक सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस बढ़ती जाएगी। और इस तरह से ये जो है कंप्लीट सॉलिड हो जाएगा एक समय के बाद, जैसे ये पूरा जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा। उस दिन ज्यादा बच्चे थे, आज लगता सो रहे हैं सारे, है ना। हाँ चलेगा, बता दें। चलिए उसके बाद अपन आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, अब यहाँ पे देखिए ये आपको डायग्राम, ये जो डायग्राम है सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप देख रहे हैं। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि सॉलिडिफिकेशन जो प्रोसेस होती है उसमें कितने स्टेप्स होते हैं और वो किस तरह से काम, या सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस कैसे होती है। इस डायग्राम को देख के आपको समझ में जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यस, ओके। अब देखिए इसमें आपको देखिए ये दो लाइन दिख रही है, ये जो आपको वर्टिकल वाली लाइन दिख रही है किसकी है, टेम्परेचर की है, क्या की है, टेम्परेचर की लाइन है। ठीक है, दूसरी जो लाइन है टाइम की है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये है टाइम। अब देखिए दो दो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, एक में टेम्परेचर और एक में टाइम है, तो आपको समझ में आ गया टाइम टेम्परेचर ग्राफ है। ये कैसा है, टाइम टेम्परेचर है, टेम्परेचर टाइम ग्राफ है। अब इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कोई लिक्विड मेटल सॉलिडिफाई होता है। अभी तो हम प्योर मेटल्स की बात कर रहे हैं। हाँ, ये चीज ध्यान रखिए कि ये जो हम जितनी भी बात कर रहे हैं ये प्योर मेटल्स की बात कर रहे हैं। किसी कर रहे हैं, ये सारे प्योर मेटल्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपका आयरन हो गया, है ना, उसके बाद कॉपर, एल्यूमिनियम, है ना, जो भी मेटल है प्योर मेटल, इसमें किसी तरह का कोई भी हमने दूसरे मेटल को ऐड नहीं किया या फिर एलॉय नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है ये एलॉय बिल्कुल भी नहीं है। हम जो डायग्राम समझा रहा हूं मैं आपको, ये पूरा प्योरली किस पे, प्योर मेटल्स पे बेस्ड है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, ये जो आपको दिख रहा है पोरिंग टेम्परेचर, इसका मतलब ये है यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होगा, फॉर एग्जांपल 1500 डिग्री सेल्सियस है। फॉर एग्जांपल किसी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट 1500 डिग्री सेल्सियस है, 1500 डिग्री सेल्सियस है। तो उस मेल्टिंग पॉइंट पे हम क्या करेंगे, मोल्ड में, आपका मोल्ड में हम क्या करेंगे, लिक्विड मेटल को पोर करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है मोल्ड, इस मोल्ड में हम क्या करेंगे, ये आपका क्रूसिबल है। आप हालांकि आपको क्रूसिबल पता होगा, मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ। क्रूसिबल जो होता है CRUCIBLE, क्रूसिबल का मतलब होता है जिस कंटेनर में लिक्विड मेटल को पिघलाया जाता है। ये कार्बन का बना होता है। क्या का बना होता है, कार्बन का। इस क्रूसिबल में आपने वर्कशॉप में देखा होगा, जब आपको प्रैक्टिकल कराया होगा, कास्टिंग वाला प्रैक्टिकल आपको कराया होगा, तो आपने देखा होगा कि कार्बन का एक छोटा सा कंटेनर रहता है, इससे पिघलाया जाता है, उसको कहते हैं क्रूसिबल। अब जैसे ही आप इसमें डालोगे तो ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, ये जो दिख रहा है आपको 1500 डिग्री वाला पॉइंट, ये पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, पोरिंग पॉइंट। ये जो पोरिंग टेम्परेचर है, पोरिंग पॉइंट है, जहां पे हम लिक्विड मेटल को मोल्ड के अंदर इंसर्ट करते हैं या डालते हैं। और उस टेम्परेचर से ही, यहीं से आपका जो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। आप देखिए जैसे आपने लिक्विड मेटल को हमने मोल्ड में डाला, और जो टेम्परेचर है, आप देखिए टेम्परेचर का जो लाइन है वो धीरे धीरे करके यहाँ से नीचे आने लगी। अब आप देखिए ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप आप देख रहे हैं, आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं, हालांकि बताने की जरूरत नहीं है। जो स्लोप होता है, ये देखिए
एक स्लोप ये हो गया, एक स्लोप ये हो गया, एक स्लोप ये हो गया, मान लीजिए 3 स्लोप है ना। तो स्लोप आपको समझाता है कि कितनी देर में कितनी चीज चेंज हो रही है। मतलब यहाँ पे देखिए, अगर आप ये जो स्लोप है अगर ये कुछ ऐसा मूव करता तो इससे क्या समझ में आता कि जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ बराबर बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो स्लांट है मतलब ये वर्टिकल थोड़ा सा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये कम टाइम में टेम्परेचर ज्यादा गिर रहा है ना। ये जो दिखा रहा है ना, ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, कम टाइम में टेम्परेचर ज्यादा गिर रहा है। और अगर ऐसा होता तो इसका मतलब ये होता कि ज्यादा टाइम में टेम्परेचर कम गिरता। जितनी ये स्लांट होता जाएगा ऐसा, इसका मतलब है आपका कम टाइम में ज्यादा गिर रहा है। चलिए यार मैं ड्रॉइंग ओके। अब इसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, इसको और अच्छे से समझिए। अब देखिए यहाँ पे जो लिक्विड मेटल पूर होने के बाद ये जो प्रोसेस दिख रही है आपको, यहाँ पे ये जो फेस है, ये जो पूरी लाइन दिख रही है आपको, ये जो लाइन कौन सी लाइन है, ये लाइन है लिक्विड वाली। मतलब कि इस पूरी लाइन में जो आपका मेटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर के ए से लेकर के बी तक, ए से लेके बी पॉइंट तक जो आपका जो ठंडा होगा या टेम्परेचर कम होगा वो लिक्विड स्टेज में रहेगा। किस स्टेज में रहेगा, लिक्विड स्टेज में। कंप्लीटली लिक्विड रहेगा, सॉलिड नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप पॉइंट बी पे पहुंचेंगे, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग यहाँ से स्टार्ट होगी और इस पॉइंट पे आपका जो लिक्विड है ये पहला क्रिस्टल या पहला न्यूक्लियाई यहाँ पे बन करके डेवलप होगा और यहाँ से सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो इस प्रोसेस से एक पहला क्रिस्टल बन करके डेवलप होगा और सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस किस तरफ मूव करेगी, सी डायरेक्शन में। लेकिन अगर आपको ये डायग्राम में आप लाइन देख रहे हो बी सी, तो आपको इससे समझ में आ रही होगी कि इस टाइम ड्यूरेशन में बी से लेकर सी के बीच में आपका जो टेम्परेचर लाइन है वो कांस्टेंट है, मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। या इसका मतलब है आप ये कह सकते हो कि टेम्परेचर जो रहता है कांस्टेंट रहता है और जो भी हमारा लिक्विड मेटल होता है वो सॉलिड से धीरे धीरे करके लिक्विड बनता जाता है और यहाँ पे हीट रिलीज होती है। दोनों जगह हीट रिलीज हो रही है, यहाँ पे भी ए से बी के बीच में भी हीट रिलीज हो रही है, ए से बी के बीच में भी हीट रिलीज होती है और बी से सी के बीच में भी हीट रिलीज होती है। लेकिन होता क्या है, ए में जो है वो टेम्परेचर जो है वो गिरता है और बी में जो टेम्परेचर जो रहता है, बी और सी के बीच में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कहीं भी चेंज नहीं होता। ये आपको इस लाइन से समझ में आ रहा है, बी सी जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, ठीक है। जैसे ही पॉइंट सी पे पहुंचती है, इस सी पॉइंट पे पहुंचने के बाद यहाँ पे हमको जो मिलता है कंप्लीट सॉलिडिफाई हो जाता है लिक्विड। चलिए 10 मिनट और बच्चे, नेक्स्ट क्लास जो आपकी स्टार्ट होगी मैं आपको फिर से लिंक भेजूंगा, है ना। तो हम 11 बजे फिर से क्लास स्टार्ट करेंगे, ओके। चलिए डायग्राम में बता करके कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर अटेंडेंस भी लेनी है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल जो है कंप्लीटली सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिड कंप्लीट हो जाएगा। और इस सॉलिड होने के बाद यहाँ पे फिर इस सॉलिड कंडीशन में ये जो आपको फेस दिख रहा है, इस फेस में क्या होगा, हमारा सॉलिड फेस में टेम्परेचर डाउन होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे भी टेम्परेचर डाउन हो रहा है, लेकिन ये जो लाइन दिख रही है सी से डी, लाइन सी से डी वो कैसी है, वो आपकी सॉलिड स्टेट में है, लेकिन टेम्परेचर इसमें भी डाउन हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा ए से बी के बीच में भी टेम्परेचर डाउन होता है और बी सी के डी के भी टेम्परेचर डाउन होता है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली सॉलिड होता है लिक्विड, सॉरी यहाँ पे कंप्लीट लिक्विड होता है और यहाँ पे कंप्लीट सॉलिड होता है। और इस वाली लाइन के बीच में यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों होते हैं। तो इसको कहा जाता है लोकल सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे इसको कहा जाता है टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम, ठीक है। और इस हिसाब से आपको एक कंप्लीटली कैसे मेटल सॉलिडिफाई होता है ये आपको समझ में आ गया होगा।